का इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो ये था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो आप वेरिएंस ऑफ एक्स भी फाइंड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये फिर उसने जनरलाइज, ये तो ये है ना कि आपके पास पॉसिबल वैल्यूज जो है ना 1 to 6 हैं, तो अगर मैं इसको कहूँ कि पॉसिबल वैल्यूज ए से बी के दरमियान है तो उसके लिए जो पीएमएफ का एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, इसको रहने दें, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। जनरलाइज फॉर्म में है ना कि ए और बी की फॉर्म में, इसको रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पॉइसन रैंडम वेरिएबल के केस में अगर आपने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है तो ये उसने फाइंड किया हुआ है, ये कर लेंगे। मीन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको पता है, ठीक है, और जो रैंडम वैल्यू की वैल्यूज है वो भी आपको पता है। तो एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए दो ही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं कि एक रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, और दूसरा उनकी उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है आने की। ठीक है, तो अगर वो दोनों आपको पता है तो आप आसानी से एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये उसने फाइंड किया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइसन रैंडम वेरिएबल जो है वो इक्वल टू द लेमडा है, और लेमडा क्या है वो एवरेज अराइवल, वो जो है वो एवरेज जो है ना रेट है। सही है, तो ये सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आप लोग खुद कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, तो ये जरा स्टेटमेंट पढ़े फिर मैं इसको बताता हूँ। तो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, तो पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट पढ़ लें फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। बंद कर दे फिर बोलते हैं। पढ़ लिया जी सर। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो अब आपने ये चूज डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लग रहा है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन 1 को ही पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन हम इसको एक सिस्टमेटिक वे से देखेंगे। ठीक है, तो ये दो नीचे डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं। तो पहले में वो क्या करता है कि क्वेश्चन नंबर 1 को अगर अटेम्प्ट करता है, स्टार्ट यहाँ से अगर स्टार्ट करें, तो आपके पास क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है कि आपको $0 मिले, ठीक है, और 0.8 है कि आपको $100 मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 आपने करेक्टली आंसर कर दिया, तो उसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि आप गलत अटेम्प्ट करें तो वही $100 आपके पास रहे जो आपने क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करके लिया था। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लिया है तो दूसरे क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो पहले में आपको रिवार्ड 100 मिला था, वो दूसरे में आपका जो रिवार्ड है वो 200 है, तो 100 + 200 $300। तो आपके पास जो रिवार्ड है उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, $0, $100, $300। $0 होगा जब आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया। ठीक है, $100 होगा जब आपने पहला क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया और दूसरा गलत अटेम्प्ट किया, और $300 होगा जब आपने पहला क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट किया और दूसरा क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट किया। ठीक है, और इसी तरह ये दूसरी डायग्राम है जिसमें आपने सेकंड क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया। तो जब सेकंड क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि आप उस अटेम्प्ट को फेल करें और $0 आपके पास आए, या वो अटेम्प्ट आपकी ठीक हो और उस अटेम्प्ट के ठीक होने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करें जो कि जिसे गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो आपके पास वही $200 रहे जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अटेम्प्ट करके लिए थे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने पहला सेकंड क्वेश्चन जो कि आपने पहले अटेम्प्ट किया वो भी करेक्ट हो और फिर पहला क्वेश्चन जो आपने बाद में अटेम्प्ट किया वो भी ठीक हो, तो आपके पास $300 आएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल हैं वैल्यूज, आपके पास दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। इसमें एक के केस में आपके पास जो रिवार्ड की वैल्यू है वो 0, 100 और 300 है, और दूसरे केस में आपके पास जो रिवार्ड की वैल्यू वो 0, 200 और 300 है। ठीक है, तो दोनों केस में आप एक्सपेक्टेशन फाइंड करें। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यू चाहिए जो कि इस केस में 0, 100, 300 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो $0 के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
0.2 $100 की विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये इवेंट अकर होगी 0.8, और फिर उसके बाद ये इवेंट अकर होगी 0.5 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और $300 विन करने की प्रोबेबिलिटी है कि पहले आप पहला क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें जो कि है विद प्रोबेबिलिटी 0.8, और उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट करें जो कि है विद प्रोबेबिलिटी 0.5। तो क्या बनेगा आपके पास 0 इंटू 0.2, 100 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 एंड 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 0.8। तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ये इसने कंप्यूट की हुई है यहाँ पे $100। जब आप पहला क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट करें और दूसरा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है वो फेल हो जाए, ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। और दूसरा केस क्या है कि पहला क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया जो कि है विद प्रोबेबिलिटी 0.8, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपने सही अटेम्प्ट किया जो कि है विद प्रोबेबिलिटी 0.5, और उसमें $300 आपको मिला। तो एवरेज आपके पास फर्स्ट केस में क्या है 160 है, और दूसरे केस में आपके पास एवरेज क्या है 140 है। ये ठीक है या क्लियर नहीं है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पहला क्वेश्चन जो कि इजी था उसको पहले अटेम्प्ट करना है ताकि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवार्ड जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो ये तो उसने ऊपर जो है ना फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया है। तो अगर इसी डायग्राम को मैं सॉल्व करूं फॉर प्रोबेबिलिटी, इस 0.8 को मैं रिप्लेस कर दूं P1 से और 0.2 को रिप्लेस कर दूं 1 माइनस P1 से, ठीक है, और इसी तरह इस 0.5 को मैं रिप्लेस कर दूं P2 से और इस 0.5 को रिप्लेस कर दूं 1 माइनस P2 से, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इस फॉर्म का बनेगा कि आप, और जो रिवार्ड है वो जो है क्या है V1 और V2। या देख रहे हैं, लेट अस नाउ जनरलाइज द एनालिसिस, डिनोट बाय P1 एंड P2 द प्रोबेबिलिटीज ऑफ करेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 को करेक्ट आंसर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है P1, जो कि पिछले केस में क्या थी 0.8 थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 को करेक्ट आंसर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है P2, जो कि पिछले केस में क्या थी 0.5 थी। और पिछले केस में जो आपको क्वेश्चन 1 को करेक्ट आंसर करने पे जो रिवार्ड मिल रहा था वो था $100, तो उसको उसने V1 से डिनोट कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 को करेक्टली आंसर करने पे जो रिवार्ड आपको मिल रहा था वो था $200, तो वो आपके पास V2 से उसने डिनोट किया है, ठीक है। तो आपके पास पहले केस में क्या बनती थी $0, V1 एंड V1 प्लस $2, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, या इसको मैं लिख सकता हूँ $0, V2 एंड V1 प्लस $2, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को इसने इस फॉर्म में लिख दिया है कि $1 आपको कब मिलेगा जब आपका पहला आंसर जो है वो ठीक हो और दूसरा आंसर रॉन्ग हो, ठीक है ना। इफ फर्स्ट आंसर इज करेक्ट एंड सेकंड आंसर इज रॉन्ग यू विल गेट $1। और V1 प्लस V2 कब मिलेगा जब इफ योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट एंड सेकंड आंसर इज करेक्ट, जो कि अकर करते हैं विद प्रोबेबिलिटी P1 एंड P2। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे केस में आप ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी कि आपका सेकंड क्वेश्चन को अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया जो कि है विद प्रोबेबिलिटी P2 करेक्टली, और दूसरे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1, तो रिवार्ड आपको मिलेगा P2। और इस सेकंड वाले पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी P2 और P1 जो है ये फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, और इस केस में रिवार्ड क्या है V2 प्लस V1, तो ये आपके पास आ गया। तो इसको फिर उसने फर्दर सिंप्लीफाई किया है कि अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन हो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये उसने इस इक्वेशन को लिख दिया इस फॉर्म में कि इफ दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू इट मींस दैट यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट टू मैक्सिमाइज योर रेट ऑफ रिटर्न या टू मैक्सिमाइज योर एवरेज रिवार्ड, ठीक है। और इसी को सिंप्लीफाई करके उसने इस फॉर्म में लिख दिया कि आप क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे पैरामीटर जो है क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है और ये सारे पैरामीटर क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये कंप्यूट कर लें और देख लें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के पैरामीटर से जो ये वैल्यू आई है ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो जो भी ज़्यादा होगी उस क्वेश्चन को आप पहले आंसर करें तो आपका रिवार्ड जो है वो मैक्सिमाइज होगा। ये ठीक है, समझ आ गई? जी सर। क्वेश्चन है कोई?
इसको एक दफ़ा देख लो, 1-2 मिनट, अगर क्वेश्चन है तो बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। सर क्लियर है। ठीक है, चलें, सही है। अच्छा, we finally illustrate by example a common pitfall. Unless g of x is a linear function, it is not generally true that expected value of g of x is equal to g of expected value of x. Expectation मैंने बताया था लीनियर ऑपरेटर है, तो अगर कोई रैंडम वेरिएबल नॉन लीनियरली रिलेटेड हो किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो ये एग्जांपल उसने नीचे दी हुई है, जिसमें आपके पास टाइम और स्पीड जो है, टाइम और स्पीड जो है वो इन्वर्सली जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम है वो है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टाइम इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्पीड, क्योंकि इसमें स्पीड और टाइम जो है वो लीनियरली रिलेटेड नहीं है। तो ये उसने प्रूव करके बताया हुआ है कि इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें। If the weather is good, which happens with probability 0.6, Alice walks the 2 miles at a speed of 5 miles per hour. टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 माइल्स का। ठीक है, तो दो कंडीशन है। इफ द वेदर इज गुड तो वो वॉक करके जाएगा विद स्पीड ऑफ 5 माइल्स पर आवर, और अदरवाइज ड्राइव हर मोटरसाइकिल एट स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर। अगर तो बेहतर है तो वो वॉक करेगी, और अगर नहीं है तो फिर बाईसाइकिल के थ्रू उसने ट्रैवल करना है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मीन ऑफ द टाइम टू गेट टू क्लास। तो टाइम आप कैसे फाइंड करेंगे अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड पता हो? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, तो स्पीड की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5 माइल्स पर आवर या 30 माइल्स पर आवर। तो स्पीड ये 5 माइल्स पर आवर होगी या 30 माइल्स पर आवर होगी, ये वेदर की कंडीशन डिफाइन करेगी। और वेदर गुड है वो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और बैड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। ठीक है, तो चूंकि v रैंडम है, v डिपेंड कर रहा है वेदर पे, वेदर रैंडम है, v जो है वेदर पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम जो है v पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए टाइम भी जो है वो एक रैंडम क्वांटिटी है। तो हमने अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द टाइम फाइंड करनी है। तो वो क्या है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज जो कि 2/5 और 2/30 हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी जो कि 0.6 और 0.4 है। तो आपके पास जो एवरेज टाइम लगेगा वो क्या है? 4/15 आवर। ठीक है, और इसी तरह आप v की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। v मैंने बताया ना, v रैंडम है जो कि वेदर पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड 5 माइल्स पर आवर होगी विद प्रोबेबिलिटी 0.6 इफ द वेदर इज गुड, और स्पीड 30 माइल्स पर आवर होगी इफ द वेदर इज बैड विद प्रोबेबिलिटी 0.4। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या होगी? 15 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो आप अगर देखें तो इस केस में आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t है वो 4/15 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू द 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन जो है वो लीनियर ऑपरेटर है। अगर तो नॉन लीनियरली रिलेटेड है फंक्शन, तो फिर आप ये नहीं अप्लाई कर सकते कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v। ठीक है, अगर t इज इक्वल टू sv होता तो फिर आप कर सकते एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ v। ठीक है, लेकिन चूंकि ये नॉन लीनियरली रिलेटेड, तो इस केस में ये ट्रू नहीं है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, अच्छा, अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो हम एक सिंगल रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उसका मॉडल अगर हमें नहीं पता तो हम उसकी मीन और वेरिएंस वगैरह के थ्रू कैसे उसको उसके मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हमें मॉडल पता है तो हम उसकी मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रैंडम प्रोसेसेस। तो रैंडम प्रोसेसेस में आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ना वो एक सिंगल रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि इंडेक्स्ड सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो या आप मेडिकल, इसने जो एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल इन मेडिकल डायग्नोस्टिक कॉन्टेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ सेवरल टेस्ट मे बी significant, or in a networking context the world
वर्कलोड ऑफ सेवरल गेटवेज में बी ऑफ इंटरेस्ट, कि मतलब आपने मेडिकल में एक पेशेंट के मेडिकल टेस्ट करवाएं आपने किसी चीज़ को बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, तो उसमें जो टेस्ट्स हैं वो उनका रिजल्ट जो है ना उनका रिजल्ट जो है वो क्या है, वो आप उनको कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर उनका रिजल्ट इस तरह का है कि वो बाइनरी टाइप का है, यस और नो वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो आपस में डिपेंड कर रहे होंगे एक दूसरे पे, ठीक है। तो ईच टेस्ट इज़ रैंडम वेरिएबल, लेकिन एक टेस्ट जो है वो दूसरे टेस्ट पे उसका लिंक भी है कि अगर एक पॉजिटिव आता है तो उससे मोर लाइकली है कि दूसरा ही जो उस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें अगर हमारे पास बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों तो हमें अगर इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल की का मॉडल या उसकी पीएमएफ या उसकी पीडीएफ पता है तो ये इनफ नहीं होता। आपको एक जॉइंट पीएमएफ जब तक पता नहीं होगी तमाम वेरिएबल्स की, तमाम मुझे सर की आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको भी नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर अब आई है। यस सर अब आ रही है। अच्छा, तो जॉइंट पीएमएफ का जो मैंने बताया था वो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? हेलो, ये जॉइंट पीएमएफ से मैं दोबारा स्टार्ट कर लूँ यहाँ से? जी सर, दोबारा। सर आप बिल्कुल बिगिनिंग में थे जहाँ पे आप बता रहे थे टेस्ट का। चले मैं जॉइंट पीएमएफ का दोबारा बता दूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे हम ना इस कोर्स को जब कंक्लूड कर रहे होंगे तो उस वक्त हम पढ़ेंगे रैंडम प्रोसेसेस के बारे में। तो रैंडम प्रोसेसेस में ये होता है कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल नहीं होता बल्कि इंडेक्स्ड सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप एक डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट में जो है ना कोई बीमारी डायग्नोज करने के लिए 3-4 टेस्ट करवाता है, ठीक है। तो उन टेस्ट का फर्ज करें रिजल्ट जो है ना वो बाइनरी टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव यस नो टाइप का। तो ये चारों रिजल्ट जो है ना वो चूँकि एक ही बीमारी को डायग्नोज करवाने के लिए करा रहे हैं तो वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अब आपको जब आप डील कर रहे हों मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स के साथ तो उस केस में आपको अगर इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स की पीडीएफ या पीएमएफ पता है तो वो इनफ नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन अगर मुकम्मल चाहिए तो आपको जॉइंट पीएमएफ के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं x और y, तो उनकी जॉइंट पीएमएफ को मैं रिप्रेजेंट करूँगा इस तरीके से कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X विल बी इक्वल टू स्मॉल x एंड कैपिटल Y विल बी इक्वल टू स्मॉल y। अगर ये प्रोबेबिलिटी मुझे पता है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y और फॉर ऑल पेयर्स x एंड y, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जिसमें 2 रैंडम वेरिएबल्स x और y इन्वॉल्व है इसके बारे में इंफॉर्मेशन या इसका मॉडल मुझे पता है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x एंड y इक्वल टू y अलग अलग से पता है, उनकी जॉइंट पीएमएफ मुझे नहीं पता, तो मुझे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में या उस मॉडल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए जब मेरे पास मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स होंगे तो मुझे उनकी जॉइंट पीएमएफ का पता होना चाहिए और जॉइंट पीएमएफ से हम फिर इंडिविजुअल या मार्जिनल पीएमएफ कंप्यूट कर सकते हैं। समझ आई? जी सर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x एंड सॉरी इंटरसेक्शन कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। ये दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं, बल्कि ये तीनों सेम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। यस सर। अब फर्ज करें आपने
अब पहले हमारे पास क्या होता था, एक्स एक्सिस में रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती थी और वाई एक्सिस पे मेरे पास उसकी पीएमएफ होती थी, ठीक है। तो एक 2 डायमेंशनल मेरे पास प्लॉट होता था। तो अगर मैं 2 रैंडम वेरिएबल्स की ज्वाइंट पीएमएफ देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 3 डायमेंशनल प्लॉट होगा, जिसमें एक्स वाई प्लेन में मेरे पास एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज होंगी और वाई एक्सिस या सॉरी और जी एक्सिस के अलोंग जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इसमें ये जो 2 वेरिएबल्स के केस में मेरे पास पीएमएफ ज्वाइंट पीएमएफ जो है ना, एक सरफेस टाइप की कोई कर्व बनेगा, ठीक है ना, समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो अगर उस ज्वाइंट पीएमएफ उस सरफेस में से मैं किसी एक स्लाइस को देखना चाहूँ अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, तो वो मुझे मार्जिनल पीएमएफ देगी फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स और फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई। मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे ना, ये जैसे x एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और ये एक रैंडम वेरिएबल y है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4 हैं और y की भी पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4 है। तो ये आपका जो है ना, जो आपको नजर आ रहा है सामने, ये एक्स वाई प्लेन है और ये जिसमें नंबर्स लिखे हैं ना 1/20 1/20, ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द बार है जो कि आउटवर्ड होगा फ्रॉम द पेज, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है। तो इस केस में जैसे 1 जी सर ये जॉइंट होगी? हाँ ज्वाइंट है ना, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉल x equal to 2 and small y is equal to 1, this is 1/20. Similarly, what is the probability that small x is equal to 4 and small y is equal to 4, which is 1/20. तो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, the joint PMF determines the probability of any event that can be specified in terms of random variables x and y. For example, if A is a set of all pairs, A एक सेट है तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स वाई इज मेंबर ऑफ ए। तो हमने क्या करना है, उन तमाम एक्स वाई की प्रोबेबिलिटीज को सम करना है जो कि इस ए के मेंबर हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं? एक इवेंट ए है या एक सेट ए है, तो उस सेट में जितने भी एक्स वाई पेयर्स हैं, अगर मैंने इवेंट ए की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मैं उसमें जितने भी एक्स वाई पेयर्स बनते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को सम करूंगा, तो वो मुझे ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जी सर। ओके ठीक है, ये क्लियर है यानी कोई है क्वेश्चन इशू? जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कहते हैं इन फैक्ट वी कैन कैलकुलेट द पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये कैसे है कि मिसाल के तौर पे आपने फाइंड करना है जी, मुझे ज्वाइंट पीएमएफ तो पता है, ठीक है, उससे मैं ना एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको आप टेबल से समझाऊँ कि आपको फर्ज करो ये ज्वाइंट पीएमएफ पता है, ठीक है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 2, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ये है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉल x इज इक्वल टू 2, मुझे x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखें मुझे x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो देखें x इज इक्वल टू दिस कैन अकर इफ y इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 2, इफ y इज इक्वल टू 3, इफ y इज इक्वल टू 4, ऐसा ही है ना? यस सर, सब कुछ इज पॉसिबल फॉर वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब क्या है कि सम करूं ज्वाइंट पीएमएफ को फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y कीपिंग द वैल्यू ऑफ x फिक्स, तो मुझे x की उस पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। यस सर। और इसी तरह अगर आपने y की किसी स्पेसिफिक वैल्यू की फाइंड करनी है तो आप y को फिक्स कर दें और x की वैल्यू पे तमाम x की वैल्यूज पे सम कर दें। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए y इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल फॉर x इक्वल टू 1, y is equal to 3, x equal to 2, y is equal to 3, x equal to 3 and y is equal to 3, x equal to 4। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ज्वाइंट पीएमएफ को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x सम करूंगा तो मुझे y और y की वैल्यू को अगर मैं 3 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू की 3 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और अगर मैं इसको यहाँ पे उसने जनरली डिनोट किया हुआ है x स्मॉल x से, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी।
तो बेसिकली अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 हो तो ये बेसिकली आपको इंडिविजुअल जो रैंडम वेरिएबल x के साथ रिलेटेड है, इसको कहते हैं मार्जिनल। ठीक है, जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे वो एक सिंगल रैंडम वेरिएबल था, उस केस में हम पीएमएफ कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट के केस में हम एक रैंडम वेरिएबल की पीएमएफ को मार्जिनल पीएमएफ का नाम देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ज्वाइंट पीएमएफ है और इस ज्वाइंट पीएमएफ से मैं मार्जिनल पीएमएफ कंप्यूट कर सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए, एक्स की भी और वाई की भी। ठीक है, यस सर। और इसी को एक्सपेंड किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये क्या है, सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक हो गया, ये इसी से रिलेटेड थ्योरी है जो हमने अभी डिस्कस की है। अगर ये एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया तो ये नीचे आप समझ लेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन से मुराद ये अगर आपको समझ आ गया कि हम y की डिफरेंट वैल्यूज पे क्यों सम कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, तो ये यहाँ पे उसने ये डिस्कस किया। ठीक है ना, ये समझ आ गया ना कि फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x हम y की तमाम वैल्यूज के लिए सम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह फंक्शन ऑफ मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स, क्या आपके पास एक रैंडम वेरिएबल z है, पिछले जब लास्ट टाइम हम अभी तक हम देखा था y इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ x, एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन था। अब हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है और उनका कोई फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर हमें एक तीसरा रैंडम वेरिएबल z मिल रहा है। ठीक है, व्हेन देयर आर multiple random variables of interest, it is possible to generate new random variables by considering functions involving several of these random variables. In particular, a function z is equal to g of x comma y of the random variable x and y defines another random variable. So its PMF can be calculated from the joint PMF of x and y according to, कि अगर आपको joint PMF पता है और आप z की PMF फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर की प्रोबेबिलिटीज को सम करना होगा फॉर विच g of x y is equal to z। ऐसा ही है ना? यस ये सर। समझ आ गया? ये हमने जिस तरह डिस्कस किया था y is equal to g of x के लिए कि सम और ऑल पॉसिबल वैल्यू x फॉर विच g of x is equal to y, तो एग्जैक्टली उसी तरह ही है कि सम और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच g of x y is equal to z, स्मॉल z। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने इस की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या है, g ऑफ x y और बेसिक जो रैंडम वेरिएबल x y हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। और अगर आपके पास g ऑफ x y जो है वो कोई लीनियर फंक्शन है या अफाइन फंक्शन है, तो आपके पास कैसे होगा कि एक्सपेक्टेड, अगर आपने इस फंक्शन की फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो क्या होगी, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, b इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y प्लस c। a b c जो है वो कांस्टेंट्स हैं, x और y रैंडम वेरिएबल हैं, और एक्सपेक्टेशन क्या है, हमेशा रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई होगी। ठीक है, सही है, चलिए आगे। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये एग्जांपल तो मैंने आपको लोगों को समझा दी है कि इसमें अगर आपने फर्स्ट करें x की वैल्यू को 2 की फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कैपिटल x, सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉल x इक्वल टू 2, तो वो क्या होगी, 1/20 प्लस 2/20 प्लस 2/20 प्लस 1/20, तो ये 6/20 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x इक्वल टू 2। क्लास ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 क्या होगी, 1/20 3/20। हाँ, इन सबको सम कर लेंगे, और इसी तरह y की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये आप सम कर लेंगे। अब यहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 जो है ना 8/2, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये x इक्वल टू जो है वो 6/20 है। ठीक है, यहाँ पे 8/20 लिखा हो, और उस तरह y2 जो है वो 5/20 है, हालांकि ये 7/20 होना चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा ये वाली तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मार्जिनल फाइंड करनी है या और अगर जॉइंट पता है तो आप उससे कंप्यूट कर सकते हैं मार्जिनल पीएमएफ फ्रॉम द गिवन जॉइंट पीएमएफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह इसको एक्सटेंड कर दें टू 3 रैंडम वेरिएबल्स x y एंड z।
तो अब आपको 3 रैंडम वेरिएबल्स का जो आपस में रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द मॉडल। ठीक है, आपको ये जॉइंट बीएमएफ पता होनी चाहिए एक्स वाई और जी की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी फॉर ऑल पॉसिबल पेयर, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। ठीक है, यस सर। अगर ये जॉइंट आपको पता हो और आप किसी एक रैंडम वेरिएबल या 2 रैंडम वेरिएबल्स की जॉइंट, मिसाल के तौर पे आपको ये चीज़ पता है, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे फाइंड करके दें कि व्हाट इज़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या करेंगे आप? उसको सम करेंगे जॉइंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जी। ठीक है ना? तो जब आप उनको z की तमाम पॉसिबल वैल्यूज के लिए कंसिडर कर लेंगे तो इसके बाद बात क्या रह जाएगा, एक्स और वाई पीछे रह जाएगा। ठीक है, और इसी तरह पी एक्स वाई जी को अगर पहले मैं सम करूँ, इस प्रोबेबिलिटी को सम करूँ ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जी, तो मेरे पास आ जाएगा पी एक्स वाई। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली क्या है, ये जो मैंने शेडिंग शो किया ये है पी एक्स वाई। तो इसको मैं सम करूँ ओवर वाई तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स ऑफ एक्स, मार्जिनल पी एम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यस सर। ठीक है, और इसी तरह उसी चीज़ को एक्सटेंड किया है कि उसने एक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर किया और उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड की है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ a function of random variable is equal to that random variable into probability mass function या joint probability mass function। और यहाँ फिर उसने कहा है कि अगर ये रिलेटेड हैं थ्रू दिस इक्वेशन तो आप एक्सपेक्टेशन चूँकि लीनियर ऑपरेटर है अप्लाई कर सकते हैं और द रैंडम वेरिएबल्स, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया, और इसी को एक्सटेंड कर दें आप n रैंडम वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है ना बड़ी यूज़फुल है। मिसाल के तौर पे अगर आपने फाइंड करना है मीन ऑफ द बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आप बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल को लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स। कैसे? मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन पढ़ें आप, your probability class has 300 students and each student has probability of 1/3 of getting an A independent of any other student। ठीक है, क्या मतलब है कि स्टूडेंट ए ग्रेड लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और ग्रेड ए ग्रेड नहीं लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 2/3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तो और मैंने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट गेट एन ए। समझ आ गई? एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट गेट एन ए। तो एक्स की अगर डेफिनेशन को देखूं तो ये किस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है? अगर आप ग्रेड ए को सक्सेस से काउंट करें तो द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 300 ट्रायल्स, सर 300 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन किस रैंडम वेरिएबल की है, जो हमने पीछे डिस्कस किया है ना, ज्योमेट्रिक डिस्कस किया है, बाइनॉमियल किया है, बर्नौली किया है, पॉइसन रैंडम वेरिएबल डिस्कस किया है। तो ये जो एक्स है, कैपिटल एक्स, ये किस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बनती है? के सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। सर ये बर्नौली, हाँ? बर्नौली है सर, बर्नौली है। बर्नौली नहीं, बाइनॉमियल है। बर्नौली में तो दो आउटकम्स होते हैं ना। यस सर। ठीक है, बाइनॉमियल है ना, के सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। ग्रेड ए को आप सक्सेस से अगर करें तो आपके पास जो ग्रेड्स ए हैं, ग्रेड ए ग्रेड जो हैं वो पॉसिबल हैं, उनकी वैल्यूज जो हैं वो नंबर वो का क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी ए ग्रेड ना ले, हो सकता है सारे ले लें, और फिर इन बिटवीन। ठीक है, तो इस बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल को मैं लिख सकता हूँ एज अ सम ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स। अब वो क्या कर रहा है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स आई खुद से डिफाइन कर रहा है। क्या है रैंडम वेरिएबल एक्स आई की डेफिनेशन क्या है कि दिस रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 1 इफ द ith स्टूडेंट गेट्स ए एंड 0 अदरवाइज। ये एक रैंडम वेरिएबल उसने खुद डिफाइन किया है। इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है या 0 है, तो जिस रैंडम वेरिएबल की 2 पॉसिबल वैल्यूज हों उनको मैं क्या, उसको क्या कहता हूँ, उस रैंडम वेरिएबल को
बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो मैं इस x को लिख सकता हूँ एज सम ऑफ x1 x2 x3 x4 अप टिल x 300, क्योंकि ये Yes. 1 होगा अगर ग्रेड ए हो और अगर 0 होगा अगर ग्रेड ए ना हो। तो अगर जितने भी ग्रेड होंगे उनको सबको सम करके मेरे पास कैपिटल X आ जाएगी। तो इस कैपिटल X की वैल्यू अगर ये सारे 0 हैं तो वो 0 होगी, अगर सारे 1 हैं तो आपके पास X की वैल्यू क्या होगी 300 होगी। और ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं और बाकी इन बिटवीन होंगे। ठीक है, x1 xi जो है वो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है और x जो है वो क्या है बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कैपिटल X को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, अब बर्नौली रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में लिखने का फायदा क्या हुआ कि अगर हम डायरेक्टली उस बाइनॉमियल एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मीन फाइंड करें तो वो काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन बर्नौली रैंडम बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल के जो हमने पीएमएफ का एक्सप्रेशन देखा था वो काफ़ी उसमें ना इश्यूज हैं अगर उसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें फॉर द मीन। ठीक है, तो इस केस में हम बर्नौली एज अ सम ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ n। ठीक है, तो मुझे ये बताएंगे Yes. x1 जो है उसमें ग्रेड ए के आने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो x2 के लिए सेम है? Yes, sir. Same है। सेम है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मीन प्रोबेबिलिटी भी सेम है और वैल्यूज जो x1 और x2 ले सकते हैं वो भी सेम है। तो मुझे अगर एक का मीन पता चल जाए तो इसका मतलब मुझे सबका उन सबको मैं n टाइम्स कर दूंगा। ठीक है ना, तो x1 का मीन मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, इस xi का मीन फाइंड कर लूँ। xi का मीन क्या है 0 multiply by 2 by 3 हाँ plus 1 multiply by 1 by 3। हाँ बिल्कुल, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 3, क्योंकि गेटिंग एन ए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 बाई 3। ठीक है, तो इस मैंने फाइंड क्या करना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi एंड i रन्स फ्रॉम 1 to 300 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi इज 1 बाई 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 300 इंटू 1 बाई 3, तो ये 100 है ये। और इसी को आप अगर जनरलाइज कर दें, अगर आप प्रोबेबिलिटी को 1 बाई 3 और 2 बाई 3 ना लिखें, उसको कहेंगे p और 1 माइनस p है, तो ये आ जाएगा आपके पास np। और ये हमने पहले भी फाइंड किया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या है np के इक्वल है। ठीक है, Yes, sir. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है या ओके? सर ओके है सर। Okay, sir. ठीक है, अब ये हेड प्रॉब्लम इस ये आप खुद देख लीजिएगा एग्जैक्टली उसी तरह के एक बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल को ब्रेक किया इन टर्म्स ऑफ n बर्नौली इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड की एग्जैक्टली वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना, ये एग्जांपल एग्जैक्टली उसी तरह ये आप लोगों ने खुद देखनी है, देख लेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो ये है समरी है जो अभी तक हमने डिस्कस की है, जो आज हमने डिस्कस की है कि जॉइंट पीएमएफ ये है। अगर मैंने जॉइंट से मार्जिनल कंप्यूट करनी है तो मैंने उस रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल्स को उसका रनिंग सम लेना है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है जो दो रैंडम वेरिएबल्स का, तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपने ऐसे फाइंड करनी है। और अगर वो रिलेटेड है किस फॉर्म में, तो आपने फिर उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसे फाइंड करनी है जैसे हमने बर्नौली के केस में की कि बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल जो था वो सम ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ n। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की। ओके सर। अब जो है कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सही है सर। ठीक है, ठीक हो गया, ओके सर। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय सर। अल्लाह हाफिज। Yes.